गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? ब्लड बताया था। ब्लड कंप्लीट नहीं हुआ था तो ब्लड को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले ये देखिएगा, ये क्या टॉपिक मैं बता रहा था आप लोग को? ब्लड। तो ब्लड देखिएगा, जनरली क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो किस प्रकार के टिश्यू बताया था मैं आप लोग को? कनेक्टिव टिश्यू है। किस प्रकार के टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। और ये कनेक्टिव टिश्यू में किस फॉर्म में रहता है? तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता। जैसे बोन, वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में रहेगा? तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। क्लियर हुआ है तक के? फिर कहता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है मतलब ब्लड है, तो ब्लड का पीएच कितना होगा बताया था? 7.4 बताया था। क्लियर हुआ? और कोई भी ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके अंदर होगा बताया था? बोन मैरो। किसमें होता है आपका? बोन मैरो। बोन मैरो मतलब होता है अस्थि मज्जा। जैसे कि ये हड्डी है तो हड्डी के अंदर ही क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ तक के? फिर मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है वो जनरली वेट के आधार पर होता है। किसके आधार पर? वेट। मतलब जनरली 5 से ये 7 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 5 से 7, मतलब 5 लीटर मानते ही अपन। क्लियर हुआ है तक के? फिर इसके बाद कहता है कि जो ब्लड होगा, ठीक, ये 2 चीजों से मिलके बना होता है। कितना चीजों से मिलके बना होता है? 2 चीजों से। तो ब्लड 2 चीजों है, उसमें कौन कौन सा चीज है इधर देखिएगा। पहला होता है आपका प्लाज्मा, जो कितना परसेंट रहता है आपका? 60%। दूसरा होता है ब्लड सेल, या इसी को कहते हैं ब्लड कार्पल्स कहेंगे। क्लियर हुआ? ये कितना प्रतिशत रहता है ब्लड में? तो 40% रहेगा। क्लियर है? मतलब ब्लड में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है आपका? प्लाज्मा। और हमारे शरीर पे जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड सेल्स की तुलना पे प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? ज्यादा। प्लाज्मा के ट्रांसपोर्ट के लिए कभी भी ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी इसमें नली में कसराव नहीं होता। क्लियर हुआ? उसमें क्या होगा आपका? नली मतलब वेन और आर्टरीज की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्लियर? जैसे हम छिलका को ऐसे निकालते हैं तो हमको जो द्रव दिखाई देगा वो हमारा कौन सा द्रव है? प्लाज्मा है। क्लियर? इस प्लाज्मा अगर मान लीजिएगा इसमें जो 10% है वो मिनरल न्यूट्रिशन बताया था। क्या बताया था मैं आप लोग को? मिनरल न्यूट्रिशन। इस मिनरल न्यूट्रिशन पे जो मिनरल न्यूट्रिशन होगा इसमें सभी क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कौन सा तत्व होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। क्लियर है? जो 90% होगा वो सिर्फ क्या पाया जाता है इसमें? वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है अभी आपका? वाटर्स प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? फिर कहता है कि जो प्लाज्मा है, क्या है भाई आपका? प्लाज्मा ये 3 चीजों से मिलके बना, मतलब 2 चीजों से मिलके बना होता है। पहला चीज है आपका सीरम और दूसरा है आपका फाइब्रोनिजन। कौन सा है भाई आपका? सीरम और फाइब्रोनिजन। अब आपसे कभी भी पूछेगा एंटीटॉक्सिन या वैक्सीन बनाने के लिए ब्लड का किस भागों का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा उसका उपयोग किसका करते हैं? सीरम का करते हैं। अब सीरम को निर्माण कैसे होता है? किससे बनता है सीरम? तो इधर देखिएगा कैसे बनता है सीरम। सर सेकंड क्या? फाइब्रोनिजन। ठीक, इधर देखिए ये क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा से मैं माइनस कर दिया किसको? सीरम को। तो ये क्या बनाएगा? फाइब्रोनिजन बनाएगा। क्या बनाएगा? फाइब्रोनिजन। अगर मैं प्लाज्मा से माइनस कर दिया, किसको कर दिया? फाइब्रोनिजन को, तो क्या बनेगा? ये सीरम बनेगा। क्लियर हुआ था क्या? तो डाउट कहीं पास? मतलब प्लाज्मा 2 चीजों से मिलके बना होता है, सीरम और क्या होगा आपका? फाइब्रोनिजन। प्लाज्मा से अगर माइनस कर दिया किसको? फाइब्रोनिजन को, तो सीरम प्राप्त होगा। अगर प्लाज्मा से माइनस कर दिया सीरम को तो क्या बोले? हाँ, इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो प्लाज्मा होता है, क्या होता है भाई आपका? प्लाज्मा। इसका निर्माण 2 चीजों से होता है।
पहला होगा आपका सीरम और दूसरा कौन होता है आपका फाइब्रोनीजन। क्लियर हुआ? यही दोनों मिलके किसका निर्माण किया है? प्लाज्मा का। प्लाज्मा माइनस क्या कर दिया मैं? सीरम। तो किसका निर्माण होगा? फाइब्रोनीजन का। क्लियर हुआ? अगर प्लाज्मा माइनस क्या कर दिया मैं? फाइब्रोनीजन, तो किसका निर्माण होगा? सीरम। क्लियर हुआ है तक के? पूरे बॉडी पे प्लाज्मा ही क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। बताया पूरे भूमिका निभाने का काम कौन करता है? आपका प्लाज्मा। जैसे क्या क्या काम करता है, इधर देखिए। पहला ये हार्मोन्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है। दूसरा और किसका करेगा? ये एंजाइम का। ठीक। तीसरा और किसका करेगा? मिनरल न्यूट्रिशन का। किसका करेगा? मिनरल न्यूट्रिशन का। चौथा ये घावों को भरने में भी क्या होगा? सहायक होगा। क्लियर हुआ? मतलब जितना भी हमारे शरीर पे जो एक्टिविटी हो रहा है ब्लड को छोड़ के, क्लियर हुआ, वो सब क्रिया किसके द्वारा होता है? तो केवल आपका प्लाज्मा के द्वारा। क्लियर हुआ? डाउट? क्या बोले? पूरे शरीर पे प्लाज्मा ही मुख्य रूप से कार्य करता है, पूरे रूप से। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन को छोड़कर बाकी सब कौन करता है? तो आपका वो प्लाज्मा करता है। बस दिमाग में बांध लो, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और ब्लड के क्लॉटिंग को छोड़कर जितने भी कार्य अगर पूछेगा कौन करता है, तो वो है आपका प्लाज्मा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है तक के? सर उसका एक बार रिपीट कीजिए। ये ट्रांसपोर्ट करता है भाई। जैसे हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ होता है? ग्लैंड से होता है। ठीक। उसका स्राव कहाँ हो रहा है? ब्लड पे हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स होता है जो नली की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नली। तो नली के थ्रू बॉडी पे भी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक। उसका भी काम कौन करता है? आपका प्लाज्मा करेगा। एंजाइम का भी काम कौन करेगा? प्लाज्मा। और मिनरल न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट करने करेगा आपका प्लाज्मा। घावों को भरने का काम कौन करेगा? आपका प्लाज्मा। मतलब पूरे शरीर पे जितना भी एक्टिविटी हो रहा है वो सब को मेंटेन कौन करता है? आपका प्लाज्मा करता है। हल्का से पीलापन लेके चलता है। ये हल्का से क्या रहता है? आपका पीलापन। बोलते हैं ना कि मवाद भर गया है, मवाद बोलते हैं ना। तो मवाद किसका रहता है? अधिकतर प्लाज्मा का रहता है, ना कि ब्लड का। क्लियर हुआ? मवाद अगर पूछेगा किसका रहता है? आपका प्लाज्मा का। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पर? कभी भी ब्लड में मवाद नहीं होता। ठीक। क्लियर हुआ तक के? आगे बढ़े आप। अब देखते हैं, इसके बाद बताया था मैं आप लोग को कल ब्लड सेल बताया था। क्या बताया था? इसके बाद मैं आप लोग को ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में से देखिएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कल समझ नहीं आया था बोल रहे थे इसलिए। इधर देखिएगा, ये जो ब्लड सेल होगा इसमें 3 चीज आता है। ब्लड सेल में कौन कौन आएगा? 3 चीज। पहला होगा आपका आरबीसीएस, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसीएस और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। कौन होगा भाई? आपका प्लेटलेट्स। क्लियर हुआ है तक के? तो देखिएगा, ये जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होगा? कहता है बोन मैरो पे। दोनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो पे। जब आरबीसी टूटता है या डब्ल्यूबीसी टूटता है, क्लियर हुआ? जब दोनों टूटेगा कहाँ? बोन मैरो में। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स रहेगा उसी छोटे छोटे पार्ट्स को अपन क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। क्लियर है? देखिएगा, किसी का शरीर से बोलते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो गया, तो प्लेटलेट्स किससे निकाला जाता है? ब्लड से ही निकाला जाता है। क्लियर हुआ है तक? क्या आ गया समझ? आप देखिएगा, एक क्रिस्प क्या चीज का बनता है प्लेटलेट? बोला तो यार, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब टूटता है तो वो किसका निर्माण करेगा? प्लेटलेट्स। और ये सब क्या है? प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हुआ? हाँ, जब टूटता है तभी क्या बनाता है? आपका प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। क्लियर हुआ है तक के?
हो गया, आगे बढ़िए इसी का। अब अगला देखते हैं आरबीसीएस का। अब पहला किसको देखते हैं भाई अपन, आरबीसीएस। इधर देखिएगा, अब देखिएगा जो आरबीसीएस होगा इसको किस नाम से जानते हैं भाई अपन, एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एरिथ्रोसाइट्स। कौन साइट्स कहलाएगा आपका, एरिथ्रोसाइट्स कहलाएगा। क्लियर हुआ तक के। जब आरबीसीएस को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं तो इसको लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको, लाल रक्त कणिकाएं। अब लाल रक्त कणिकाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीम प्रोटीन है। क्या है आपका, हीम प्रोटीन है। और उसी हीम प्रोटीन को हम नया नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना। इसमें एचबी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। बट इसमें न्यूक्लियस क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहेगा। न्यूक्लियस क्या रहेगा आपका, एब्सेंट। ठीक, जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो दो चीजों में न्यूक्लियस क्या बताया मैं आप लोग को, प्रेजेंट। जिसके हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपका, आरबीसीएस में न्यूक्लियस प्रेजेंट। जैसे कि पहला क्या बताया मैं आप लोग को, लामा, और दूसरा क्या बताया था, कैमल, मतलब ऊंट। क्लियर हुआ। दोनों के आरबीसीएस में न्यूक्लियस क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। बाकी सभी के में क्या रहेगा आपका, न्यूक्लियस आपका एब्सेंट रहेगा। इसका आरबीसीएस होता है कितना दिन बताया था मैं आप लोग को, 120 दिन। बनता कहाँ है बताया था मैं आप लोग को, बोन मैरो पे, जो पहले ही बता दिया था। मरता कहाँ है तो स्प्लीन में। कहाँ मरता है, स्प्लीन। उसी को स्प्लीहा बोल देते हैं, प्लीहा बोलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ इधर देखिएगा, जब आप मम्मी के पेट में रहे होंगे, भ्रूणी अवस्था पे रहे होंगे, ठीक है, उस समय आपके बॉडी पे जो ब्लड का निर्माण हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, लीवर पे, और दूसरा कहाँ होता है तो स्प्लीन में। ये भ्रूणी अवस्था के दौरान हुआ, एम्ब्रियोनिक अवस्था के दौरान। बाद में आप जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के निकल गए तब बॉडी पे कहाँ हुआ, ब्लड का निर्माण बोन मैरो पे। अब जब बॉडी में ब्लड का निर्माण कहाँ हुआ, बोन मैरो पे। जब हम डेवलप्ड हो गए तो उसकी डेथ कहाँ होगा तो स्प्लीन पे, प्लीहा पे। क्लियर हुआ यहाँ तक की, कोई डाउट कहीं पास। हाँ इसी को आरबीसीएस करके, अरे सबका बोलते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट कहीं पास यार, बन जाएगा यहाँ तक के। फिर कहता है इधर देखिएगा, हाँ बोन मैरो का जो निर्माण है शिशु अवस्था में कितने दिन में हो जाता है, इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा यार। इधर पहले 6 महीने पे नहीं होता, 6 महीने पहले हो जाता। इधर देखिए, पहले समझ लो भाई। सबसे पहले मम्मी पापा दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। मतलब क्या बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल के पास कितना घंटे, मतलब मेल के पास कितना घंटे का टाइम रहता है, 72 घंटे का। फीमेल के पास कितने घंटे का टाइम रहता है, 48 घंटे का। मतलब मेल का जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में कितने घंटे तक के सरवाइव करेगा, वो 72 आवर्स तक के। इसी कारण देखिएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो एक टेबलेट आता है जिसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, आईपिल। ये आजकल मार्केट में खरीदने से मिलता है। पहले गांवों में इस टेबलेट का यूज नहीं होता था। इस टेबलेट का यूज होता था लेकिन उसका नाम था, पहले नाम था उसका सहेली, फिर उसके बाद नाम पड़ा माला डी, उसके बाद नाम पड़ा माला एन। ये सब गवर्नमेंट फ्री में देता था आंगनबाड़ी में। ठीक, ये सब फ्री मिलता था आंगनबाड़ी में। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या किया, इसको अब लोग छुप के लेना स्टार्ट कर दिए। इस कारण इसको मार्केट में आज 110 120 रुपए मिलने लगा। पहले गांवों में ये फ्री मिलता था। तो भाई दोनों बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। जैसी फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पास 1 हफ्ते के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में। 1 हफ्ते बाद वो कहाँ आ जाता है तो यूट्रस में आता है। कहाँ आता है वो, यूट्रस। और यूट्रस के किसी दीवार पे जाके क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। दीवार पे आके क्या हो जाता है, चिपक गया। जैसी 1 हफ्ता में चिपकेगा, फिर वहां पास क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीवेज होना स्टार्ट। फिर 2 हफ्ता में क्या बना देगा वो, मारूला। 3 हफ्ता में क्या बना देगा आपका, ब्लास्टुला। और 4 से 5 हफ्ते में क्या बनाएगा आपका, गैस्टुला।
उसके बाद आपका जो छठवां हफ्ता होगा, 6 हफ्ता होगा, उसमें एक्टोडर्मा बनता है, एंडोडर्मा, और क्या बनेगा आपका मेसोडर्मा। फिर 7 हफ्ता होगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे बॉडी का निर्माण होने लगेगा, ठीक। फिर उसके बाद 1 हफ्ता, 9 हफ्ता, 10 हफ्ता, मतलब कुल मिला के कितना हफ्ता का हो गया है आप, 12 हफ्ता का। तो 12 हफ्ता पे उसके हड्डी पे हल्का हल्का क्या होता है आपका, बोन टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? मतलब 12 हफ्ता में बोन टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसे नस टाइप का बनता है। फिर आता है, वही कब आता है आपका, मतलब 15 से 20 हफ्ता आएगा। कौन सा हफ्ता आएगा? 15 से 20 हफ्ता। जैसे 20 से वो 24 हफ्ता के बीच में होता है तो उसका हड्डी मजबूत हो जाता है और उसके अंदर मतलब बोन मेरू बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 24 से 26 हफ्ता के बीच में ही क्या होता है, उसके बॉडी पे ब्लड का बनना स्टार्ट हो जाता है। सर, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है उसका? अब जैसे कि अभी देखिएगा, हमारी मिसेस बताया थे आपको, जो हमारी मिसेस का जो ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई थी, ठीक। और सबसे खतरनाक होता है फैलोपियन ट्यूब। वो तो अच्छी किस्मत है कि जो सेफ है, ठीक। कैसे हुआ था इधर देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा। ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक। यहाँ पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक। और फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात ये नीचे नहीं आया यूट्रस में, ठीक। ये फैलोपियन ट्यूब के दीवार में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, चिपक गया, ठीक। और चिपकने के पश्चात यहीं पास फैलोपियन ट्यूब में वो बच्चा क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, ठीक। क्लियर हुआ? डेवलपमेंट हो गया, मतलब वो बच्चा कितने महीने का हो गया, 1 महीने का हो गया। मतलब क्या बन गया, वो मारुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बनना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे वो बॉडी बनना स्टार्ट हो गया। मतलब ये कितने महीने का हो गया, वो 2 महीने का। और 1 महीना का हुआ तब भी साइकिल आया, तब भी क्या आया, साइकिल आया। दूसरा महीना हुआ तब भी साइकिल आया। क्लियर हुआ? दूसरा महीना आया तब भी साइकिल हुआ, लेकिन दर्द क्या था उसका, असहनीय था। नहीं आया समझ? मतलब यहाँ पास बच्चा क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। अब वो बार बार बोलती थी दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। तब कहीं जाके हम क्या किए, हॉस्पिटल लेके गए, मैडम सोनोग्राफी करवाई और तुरंत समझ आया कि वो यहाँ यूट्रस में ना होकर डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मतलब कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। और इसकी दीवार यहाँ से क्या हो गई, फट गई। और फटने के पश्चात वो लेके गए थे तभी फट गई, और पूरे ब्लड कहाँ आ गया, तो वो मतलब पेट में था, स्टमक में था, स्टमक के बाहर था, वो पूरे ब्लड था, ठीक। और मुश्किल में ऐसे में 1 घंटा से 2 घंटा सरवाइव करते हैं इसका ब्लड फटने के पश्चात, उसके बाद डेथ हो जाता है। क्लियर है? रात को ही हम जहाँ 1000 होता है वहाँ 2000 में सोनोग्राफी कराए, उसके बाद तुरंत ऑपरेशन, रात को ही हम बिलासपुर भी नहीं ला पाए, वहीं तुरंत ऑपरेशन करवाए। नहीं ऐसे? क्लियर हुआ? ऑपरेशन लेकिन सर तो काटना पड़ता है? हाँ, ये एक तरफ का फैलोपियन ट्यूब उसका कट गया है। सर, लेकिन अब फैलोपियन ट्यूब नहीं है एक तरफ, तो मतलब जो साइकिल आता है, हाँ आता ही साइकिल, तो एक साइड से मतलब ये है, ये दोनों साइड से होता ओवरी है, ये हुआ, ये ओवरी से ओवम बना, ओवम बनता है, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये वहीं से वापस आ जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सेल पे एक सेल्स पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बेग, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। वो खा जाता है, जो डिस्चार्ज होगा उसको क्या करेगा, खा जाता है, और जो बचता है वो वापस आता है इसके थ्रू और रिलीज हो जाता है। सर दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब से वो हम आते हैं ना, एक मतलब 15 दिन नहीं, 1 महीने में बनता है। हाँ मतलब साइकिल लेकिन 15 दिन का ही रहता है ना, उसमें 28 दिन का रहता है, लेकिन समझ लो भाई, आप लोग समझिएगा, 28 दिन में वो मतलब आगे मैं बता दूंगा, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो टेंशन मत लीजिए, ठीक। कैसे साइकिल आता है, हमेशा फर्स्ट अगर इस साइड आया है, ठीक, ये आज मैचुरेशन साइकिल आया, 3 दिन ब्लीडिंग हुआ, इसका ब्लीडिंग कहानी खत्म, आ गया समझ। ये रिपेयर कंडीशन में रहता है। अब इसके बॉडी से ओवम धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये कवरिंग पीरियड में रहेगा, ये धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, कवर करता है। ये 28 से 30 दिन में पूर्ण रूप से कवर करता है, तब इसमें मतलब इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। अगर इसमें डेवलपमेंट हुआ और मान लीजिए 14 से 15 दिन के बीच में है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम बाहर निकल जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा।
और यहीं पास फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब 15 दिन के बाद ओवरी से ओवम कहाँ निकल जाता है, बाहर आ जाता है, और 15 दिन गुजारता है ये फैलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में गुजारता है। तब उसके बाद और जहाँ यूट्रस में एक बार फैलोपियन उसे आ गया, ओवम आ गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सर ओवम 15 दिन में ही बनता हाँ, है ना? हम तो 15 दिन में ही डेवलप तो हो रहा है ना यार, लेकिन साइकिल बोलते हैं वो 28 दिन में आता है, क्योंकि वो 15 दिन इसलिए बोलते हैं, ओवम का ओव्यूलेशन पीरियड होता है 15 दिन का। वो मैं बता दूंगा, रिप्रोडक्शन में टेंशन मैं बोला नहीं, आप लोग को फिजियोलॉजी का टेंशन मत लीजिए। ओव्यूलेशन मतलब तो क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आना होता है ना सर? तो वही तो ओव्यूलेशन हो रहा है। 24 मतलब 24 घंटे का रहता है ना उसमें? अरे ये 14वां से 16वां दिन के ही बीच में आता है, तो यहीं पास तो बोला 48 घंटे का टाइम रहता है, नहीं है समझ। और यहाँ से स्पर्म गया कितने घंटे का रहता है, वो 72 घंटे का रहता है। इसी कारण तो जो टेबलेट आता है आईपी लिखा रहता है 72 हावर्स। क्लियर हुआ यार? ठीक, आगे बताएंगे फिजियोलॉजी का, पहले ब्लड देख लेते हैं। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, अभी हम क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को भाई, आरबीसीएस। क्या पढ़ा रहा था, आरबीसीएस। अब इसकी मान लीजिएगा कमी होगा, क्या होगा भाई आपका, कमी। इसमें कमी में कौन सा बताया था मैं आप लोग को, एनीमिया डिजीज बताया था। क्या बताया था मैं आप लोग को, एनीमिया डिजीज। क्लियर है? और बच्चों को इसकी कमी से अधिकतर कौन सा बीमारी होता है बताया था मैं आप लोग को, पीलिया। हर बच्चे को पीलिया बीमारी होता है, हर एक बच्चे को पीलिया रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी पे आरबीसीएस से क्या होता है आपका, उसका निर्माण क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ है तक की? फिर दूसरा कहता है अब आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन मतलब एचबी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिएगा 16 से कितना हो गया, 18, मतलब हमारा जो ब्लड हो गया उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गया तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो गाढ़ा हो जाएगा और छोटे छोटे नली पे इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, और वो कहीं ना कहीं जाके हार्ट को क्या करेगा, वो ब्लॉकेज करेगा। ठीक है, जिससे इससे क्या बीमारी होता है, हार्ट अटैक होता है। अभी कोरोना काल में मैं बताया था कि ब्लड का गाढ़ापन हो गया था, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे वेव में नहीं जा पा रहा था। इस कारण मनुष्यों का क्या हुआ है, आपका डेथ हुआ। क्लियर हुआ है तक के? इसी कारण देखिएगा विटामिन सी मतलब फोलिक एसिड वाला टेबलेट हर किसी को खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि विटामिन सी खाने से क्या होता है, आपका ब्लड क्या हो जाता है, उससे पतलापन होता है। क्लियर हुआ है तक के? सर ठंडा पानी, सर जिन लोगों को सिकल सेल रहते हैं उन लोगों को कभी हार्ट अटैक नहीं आता ना? सिकल सेल अलग है, उसमें ब्लड गाढ़ापन नहीं होता। ठीक, सिकल सेल अलग है भाई। ठीक, अभी पढ़ाएंगे, मैं बोला ना आप लोग को, टेंशन मत लो भाई। ठीक, इधर देखिए, तो हीमोलाइसिस भी हो जाता है। क्या बीमारी हो जाता है भाई आपका, हीमोलाइसिस भी हो जाता है इससे। क्लियर हुआ यार? हीमोग्लोबिन मात्रा बढ़ेगा ही। ठीक, दूसरा कहता है, अब मैं क्या पढ़ा रहा था आप लोग को, थैलीसीमिया अलग है। ठीक, वो भी तो अधिकता से बनता है सर, पॉलीसिथीमिया बोलते हैं उसको, थैलेसीमिया अलग है। ठीक, पॉलीसिथीमिया अलग है। तो सर कौन सा होगा अधिकता से? अरे पाली होगा, पॉलीथैलेसीमिया भी बोल देते हैं उसको, या उसी को हीमोसीलिया भी बोल देते हैं। क्लियर है? क्योंकि जहां हीमोग्लोबिन की मात्रा होगा या उसको हीमोसीलिया बोल दो या पॉलीथैलेसीमिया बोल दो। क्लियर हुआ है? क्योंकि हीम है और दोनों एक ही है। थैलेसीमिया अलग है, थैलेसीमिया अलग है, अभी मैं बताऊंगा बाद में। थैलेसीमिया अलग है। क्लियर हुआ? क्या बोले? कुछ नहीं सर। थैलेसीमिया अलग है, अभी छोड़ दीजिए उसको। क्लियर? वो सिकल सेल में जब पढ़ाएंगे ना जेनेटिक डिसऑर्डर, उस तो मैं पढ़ाएंगे। अब देखिएगा अगला होता है आपका, क्या होता है, WBCS। अब ये WBCS होता है, इसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका, लिम्फोसाइट्स। और ध्यान से समझिएगा, जो RBCS होता है वो एंटीजन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीजन का। जबकि WBCS होता है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हुआ? मतलब RBCS किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीजन का, जबकि WBCS किसका फॉर्मेशन करेगा, लिम्फोसाइट्स का। मतलब इसको किसको क्या कह देते हैं, इसको एंटीबॉडी। और मैं बता दिया था कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन होता है आपका, तो थाइमस ग्लैंड्स होगा। क्लियर है? जो बच्चों में क्या रहेगा आपका, ज्यादा, और बुजुर्गों में क्या होगा, वो छोटा होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब देखिएगा जो WBCS होगा,
कौन सा होगा भाई आपका WBCS। इसमें हीमोग्लोबिन क्या बताया मैं आप लोग को, एब्सेंट, जिसके कारण ये श्वेत रक्त कणिका कहलाएगा। हीमोग्लोबिन एब्सेंट मतलब श्वेत रक्त कणिका। दूसरा कहता है इसमें न्यूक्लियस क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट। क्लियर हुआ है तक क्या? इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 1 से कितना दिन होता है आपका, 3 डे होगा। 1 से कितना दिन होता है, 3 डे। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा बताया था मैं आप लोग को, बोन मेरो पे होगा। फॉर्मेशन कहाँ होगा भाई आपका, बोन मेरो। ये भी मरता कहाँ है तो स्प्लीन पे मरता। क्लियर हुआ है तक क्या? इसकी संख्या भी बता दिया था मैं, ठीक, मतलब 5000 समथिंग कितना होता है आपका, 9000। किसका संख्या होता है, WBCS का। RBC की संख्या मैं बता दिया था, 55 लाख से कितना होता है आपका, 48 लाख तक के, ये सब बता दिया था। ये RBCS का है, ये क्या है आपका, WBCS का। मतलब RBCS की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, WBCS की मात्रा क्या होगी, कम। अगर WBCS की मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो एक बीमारी होगा। WBCS की मात्रा 5000 से 9000 होता, ठीक। अगर इसकी मात्रा बढ़ता है WBC के तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसको कहते हैं ल्यूकोरिया, सॉरी ल्यूकोरिया नहीं, जिसको क्या बोलते हैं, कैंसर, जिसको ल्यूकोमिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया जो है वही ल्यूकोमिया मतलब कैंसर ही है वो। कैंसर के जो प्रकार होता है ना, सार्कोमास, लिम्फोमास, ल्यूकोमिया, ठीक है। हाँ ब्लड कैंसर, तो ये ब्लड कैंसर वही तो होता है। WBC की संख्या बढ़ना मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। क्लियर हुआ यार यहाँ तक क्या? ये 5000 से 9000 मिलीलीटर WBCS की संख्या होती है। हाँ मिलीमीटर नहीं है, मिलीलीटर है। क्या क्लियर हुआ यार? चलिए अब इसके बाद बताया था कि जो साइटोप्लाज्म में, किसमें कहता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर था, मतलब कुछ में ग्रेनुलर था और कुछ में क्या था, नहीं था। तो उसी के आधार पर WBCS को कितने भागों में बांटा है बताया था, 2 भागों में। पहला है आपका ए ग्रेनुलर और दूसरा है आपका ग्रेनुलर। इसी क्वेश्चन से, यहीं से क्वेश्चन बनता है, मैं पहले बता दिया हूँ पूरे ब्लड से। ए ग्रेनुलर मतलब जिसको संरचना क्या होता है, गोलाकार नहीं हो। ए ग्रेनुलर और ग्रेनुलर मतलब अकणिकामय, और ये होता है कणिकामय। पहला क्या होगा, अकणिकामय, और दूसरा क्या होगा आपका, कणिकामय होगा। क्लियर हुआ है तक के? अकणिकामय में मैं 2 चीज बताया था आप लोग को। पहला बताया था, क्या पढ़ाया था भाई, मोनोसाइट्स, और दूसरा क्या बताया था भाई मैं आप लोग को, लिम्फोसाइट्स। क्लियर हुआ? पहला क्या बताया था आप लोग को, मोनोसाइट्स, दूसरा क्या पढ़ाया मैं आप लोग को, लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स में बताया था इसमें लार्जेस्ट क्या पाया जाता है आपका, केंद्रा, ये बताया था ना। अच्छा, सेल बड़ा रहेगा, ठीक, केंद्रा क्या रहेगा आपका, छोटा। मतलब इधर देखिएगा, सेल क्या रहेगा इसका, लार्ज रहेगा, और न्यूक्लियस क्या रहेगा आपका, स्मॉल रहेगा। और किसके समान दिखाई देगा इसका न्यूक्लियस, तो घोड़े के नाल के समान। ये रट ही लेना, मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक। मोनोसाइट्स में सेल की साइज क्या हो जाएगा आपका, लार्ज, और न्यूक्लियस का साइज क्या रहेगा, स्मॉल। और किसके समान दिखता है, तो घोड़े के नाल के समान इसकी संरचना दिखाई देता। क्लियर हुआ तक? दूसरा क्या बताया था आप लोग को, लिम्फोसाइट। सेल का साइज क्या बताया था मैं आप लोग को, स्मॉल बताया था, ठीक। लेकिन केंद्रा की साइज क्या बताया था मैं आप लोग को, लार्ज बताया था। क्लियर हुआ? और शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, तो लिम्फोसाइट्स करता है। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार के। पहला होगा आपका बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होगा आपका टी लिम्फोसाइट्स। तो इसी को थोड़ा सा लिखना था, किसको किसको लिखना था,
बी लिम्फोसाइट्स को और दूसरा आपका टी लिम्फोसाइट्स को। तो चलिए थोड़ा सा लिखेंगे भाई आप लोग। नहीं दिया है, ठीक। क्या लिखे भाई आप लोग? मोनोसाइट्स और दूसरा क्या लिखे? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार, पहला होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है आपका टी लिम्फोसाइट। बी को लिखिएगा हेल्पर सेल और टी को लिखिएगा किलर सेल। लिखेगा बी लिम्फोसाइट्स को हेल्पर सेल और टी लिम्फोसाइट्स को किलर सेल बोलते हैं। हो गया, लिख लिए। ये कौन सा होगा आपका? हेल्पिंग सेल, हेल्पर सेल, और दूसरा क्या होगा आपका? किलर सेल। मतलब हेल्पर सेल बोलते हैं, हेल्पर सेल, और ये होता है किलर सेल। क्लियर हुआ है तक? क्या देखिएगा थोड़ा सा, ये सबसे बड़ी। अब देखिए पूरे WBCS का ध्यान समझिएगा। WBCS क्या काम करता है? एंटीबॉडी का। पूरे WBCS का सबसे बड़ा एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो लिम्फोसाइट। लिखिएगा WBCS का सबसे बड़ा लिम्फोसाइट्स का काम, WBCS का सबसे बड़ा एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स करता है। लिखिएगा WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया होता है। लिखिएगा ल्यूकोपेनिया, लिम्फोसाइट की कमी से। वही है लिम्फोसाइट या WBC बोलते हैं उसको, ठीक। लिखिएगा लिम्फोसाइट या WBCS की कमी से ल्यूकोपेनिया होता है। लिख लिए यार, WBC या क्या होता है? लिम्फोसाइट। अब कंफ्यूज नहीं होना, इधर देख लो, क्योंकि WBC को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो लिम्फोसाइट्स मतलब शरीर का सबसे बड़ा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है? लिम्फोसाइट। मतलब अगर WBCS दे रहेगा और लिम्फोसाइट तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। आया समझ? है ल्यूकोपेनिया। लिखिए अब इससे जब शरीर में कमी हो जाएगा तो बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर हुआ? ये हो गया क्या आपका? ए ग्रेनुलर। दूसरा लिखिएगा ग्रेनुलर, मतलब कणिकामय। ये इसको अच्छे से मतलब विस्तार से नहीं बता रहे क्या? अरे इसको बताऊंगा मैं कहाँ पास? फिजियोलॉजी बता दीजिए। जब फिजियोलॉजी में नहीं बताऊंगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा जब एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी, जिसमें हीमोग्लोबिन वाला पढ़ाऊंगा, IgG IgA IgM। नहीं है समझ? वहां पास इसको अच्छे से पढ़ोगे। जेनेटिक्स में नहीं है वो, प्रतिरक्षी उसमें है, क्या बोलते हैं वो, बायोटेक्नोलॉजी का है वो 12th में है वो, अच्छे से। क्लियर हुआ? आगे समझ गया? तो जहाँ का जहाँ पास टॉपिक रहता है वहाँ रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आपको पता है भाई ऐसे बायोसेट में रहता है आपका एंटीबॉडी, ठीक है। ये दोनों आपका एंटीजन बाइंडिंग रहता है, यहाँ पास क्या करता है? एंटीजन को क्या करेगा? बाइंड करेगा। तब समझ आएगा कि ये RBCS का पॉइंट है और ये WBCS का पॉइंट नहीं है। समझ गया? नहीं लगता उसमें, तब समझ आएगा आप लोग को। नहीं तो फिर यहाँ पढ़ाएंगे फिर वहाँ छूट जाएगा। क्लियर? मैं बोला ना जहाँ पास का टॉपिक है वहीं पढ़ोगे ठीक लगेगा यार। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे भाई? अब कणिकामय। कणिकामय मतलब क्या होगा आपका? वो ग्रेनुलर। इससे क्वेश्चन पूछता ही है, इधर देखिएगा। ग्रेनुलर, ग्रेनुलर मतलब क्या होता है? कणिकामय। अगर आपसे पूछा ऐसा कौन 4 ऐसे ऑप्शनल दे देता है, कितना ऑप्शनल देता है? 4। पूछेगा इसमें कौन सा ब्लड है जो कणिका विहीन होता है, ठीक, कणिका विहीन। तो मोनोसाइट और कौन होगा आपका? लिम्फोसाइट। बाकी 3 क्या होता है आपका? कणिकामय। जैसे कि पहला क्या होता है? एसिनोफिलिया। ये देखिएगा ये फिलिया है। अब आज कौन सा डे है? आज स्पेशल डे है। अरे 11 नवंबर को कुछ होता है भाई, आप लोग को पता नहीं, कैसे पता नहीं है? आप लोग बायो वाले हो। चलो ठीक है, रोग का नाम भी बता देता हूँ मैं। हाँ गुड।
आज कौन सा दिन का है? आज हाथी पांव वाला, जिसको क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। ठीक, और ये किसके द्वारा होता है? मच्छर के काटने से होता है। मच्छर इसका वाहक है। ठीक, वो कौन सा स्पीसीज का क्या नाम है? अरे गधो, वाउचेरिया बैंक्रप्टी। किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया बैंक्रप्टी। क्लियर हुआ? वाउचेरिया, वाउचेरिया नहीं, वाउचेरिया बैंक्रप्टी। हाथी पाव, और ये हमेशा दो ही अंग को इफेक्ट करता है। ठीक, पहला लिम्फ को इफेक्ट करता है और दूसरा ये जेनेटिक अंग को इफेक्ट करता है। जेनेटिक जनन आर्गन को, मतलब जनरेटिव आर्गन को इफेक्ट करता है। क्लियर हुआ? आया समझ? ये इसको मत लिखना भी, एसिनोफिलिया ना, ये हाथी पाव का बता दिया आज, वो है इसलिए भूल के। क्लियर हुआ यार? ये किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया बैंक्रप्टी। वाउचेरिया, वाउचेरिया नहीं, वाउचेरिया पढ़ेंगे भी वाला तो वो एल्गी है, वो एल्गी है, जेंथोफाइटा ग्रुप का है ये। क्लियर हुआ? ये वाउचेरिया बैंक्रप्टी है। ये रोग पैदा करता है हाथी पाव, और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में अगर हाथी पाव होता है तो वो है आपका रतनपुर, क्योंकि वहां कई सालों करोड़ों अरबों का तालाब है, और उस तालाब में क्या है? मच्छर है। ठीक, जो उसका वाहक है। लेकिन उसमें कौन से? ये हेलमिंथस ग्रुप का आता है, हेलिमिंथस ग्रुप का आता है। ठीक है, वाउचेरिया बैंक्रप्टी, जो क्या करता है? वो सकिंग करता है और स्पोर को क्या करता है? अपना छोड़ देता है। और इसका इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक इलाज है, कृमि का दवाई। आया समझ? क्लियर हुआ? चलिए, तो अपन क्या पढ़ा रहे थे भाई? कड़िका मैथ। तो कड़िका में देखिएगा 3 चीज होता है। पहला होगा आपका एसिनोफिलिया, दूसरा होगा आपका बेसिनोफिलिया, तीसरा होता है आपका न्यूट्रोफिलिया। ठीक, तो पहला देखते हैं अपना एसिनोफिलिया को। इधर पहले समझिएगा, इस्नोफिलिया, जिसको 12 माह सर्दी होता है, जिसको 12 माह क्या होता है? सर्दी। ठीक, ऐसे जो कर रहे हैं ना, वो किसके कारण होता है? इस्नोफिलिया के कारण। मतलब हमेशा 12 माह आपको शरीर के अंदर क्या रहेगा? सर्दी रहेगा। ठीक, सांस लेने में दिक्कत आएगा, सांस का फूलना होगा, यह सब किसके कारण होता है? इस्नोफिलिया। जब आपको सर्दी खांसी होगा तो सबसे अधिक मात्रा में क्या बढ़ जाता है? इस्नोफिलिया। जब भी हम टेस्ट कराते हैं ब्लड का, इन्हीं तीनों का होता है, एसिनोफिलिया, बेसिनोफिलिया और न्यूट्रोफिलिया। क्लियर हुआ है? उसकी साइज के हिसाब से उसको बढ़ाते हैं कि हाँ इसको इस्नोफिलिया है बीमारी। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? ठीक, तो पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? इस्नोफिलिया। चलिए लिखिए इसमें थोड़ा सा इस्नोफिलिया पे लिखिए। अरे इसका कम है भाई, इलाज है भाई। ठीक है, डॉक्टर साहब बताते हैं, एंटीबायोटिक देते रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खिलाते हैं इसमें। ठीक, लिखिएगा इसमें क्वेश्चन, इस्नोफिलिया में केंद्रा 2 पिंडों में बटा होता है। लिखिएगा केंद्रा 2 पिंडों में बटा होता है। लिखिएगा इसका केंद्रा 2 पिंडों में बटा होता है। ऐसे देखिएगा, एक पिंड ये और दूसरा पिंड ये, कितना बटा होता है? इसका केंद्रा 2 पिंडों में बटा होता है, और दोनों एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा केंद्रक है जो 2 पिंडों में बटा होता है ब्लड का? तो कौन सा होगा आपका? इस्नोफिलिया। दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है। क्लियर हुआ? लिखिएगा इसमें, लिखिए इसका ये 1 से 5% होता है। ये कितना प्रतिशत होता है ब्लड में हमारा? 1 से 5% ब्लड में पाया जाता है। 1 से कितना परसेंट होता है? 5% ब्लड में, मतलब WBCS में। देखिए यहाँ पास लिखा रहता है डॉक्टर 1.5 ये क्या है? नॉर्मल वैल्यू है। ठीक, अगर इससे ज्यादा हुआ तो 1.7 तो बोलते हैं इसको इस्नोफिलिया हो गया। इसको ब्लैक कर देते हैं, देखिए ना, डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? मतलब इस्नोफिलिया में कितना केंद्रक होगा? 2 केंद्रक। कितना पिंड में बटा है? 2 पिंड आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। इस्नोफिलिया कितना परसेंट होता है WBC में? तो 1 से 5%। क्लियर हुआ है तक के? इसका डायमीटर लिखिएगा, 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन होता है। अच्छा, इसकी वो इस्नोफिलिया बोल देते हैं या इस्नोफिल्स बोल देते हैं।
ठीक, 10 माइक्रोन। स्नोफिल्स बोल दो इसको, स्नोफिल्स। इधर देखिए कितना माइक्रोन होता है, 10 से 12 माइक्रोन होगा। इधर देखिएगा, इसी को स्नोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नोफिल्स। इसकी संख्या अगर बढ़ जाती तब उसको स्नोफिलिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्नोफिलिया, या उसको डायरेक्ट हम स्नोफिलिया भी बोल सकते हैं। आया समझ? है, कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या करेंगे, इसको स्नोफिल्स बोलेंगे। इसकी मात्रा बढ़ जाती तो उसको क्या कहेंगे? स्नोफिलिया कहेंगे। क्लियर हुआ? कितना मात्रा रहता है बताया था, तो 1 से 5%, और इसका माइक्रोन कितना होगा? 10 से 12 माइक्रोन। क्लियर हुआ? कितना पिंड बटा है, तो 2 पिंड, दोनों आपस एक दूसरे से क्या होता है, वो जुड़ा होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी में लिखिएगा ना, लिखिएगा यह एलर्जी तथा संवेदनशीलता का नियमन करता है। एलर्जी तथा संवेदनशीलता का नियमन करता है। तो क्या लिखिए, इसकी अधिकता से सांस फूलने लगती है। लिखिएगा, इसकी अधिकता से सांस फूलने लगती है। इसकी अधिकता से सांस फूलने लगती है और खांसी आती है। और सुन लीजिएगा, स्नोफिलिया क्यों हो जाता? क्योंकि जहां एलर्जी अधिक मात्रा पे होगा, जहां डस्ट अधिक मात्रा पे होगा, वहां आपको क्या होगा? स्नोफिलिया होगा। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? हो गया? इसमें और लिखा है, स्नोफिलिया को एसिडोफिल बोलते हैं, ऑक्सीफिल। लिखिएगा, स्नोफिलिया को एसिडोफिल और ऑक्सीफिल भी कहते हैं। स्नोफिलिया को एसिडोफिल और ऑक्सीफिल कहते हैं। एसिडोफिल और ऑक्सीफिल कहते हैं। क्लियर हुआ? हो गया? चलिए इधर देखिए, अब ये समझ आ गया। स्नोफिलिया में सिर्फ स्नोफिलिया का अपने को एक चीज याद रखना है, वो है तो आपको पिंड, 2 पिंड बस केंद्र रखो, बाकी को भूल जाओगे तब भी चलेगा। क्लियर हुआ यार? दूसरा लिखिएगा आप, दूसरा लिखेंगे आप बेसोफिल्स। और इसकी मात्रा बढ़ जाएगा तो उसको क्या कर देते हैं? बेसोफिलिया बोल देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, क्या कहते हैं उसको? बेसोफिलिया। इधर देखिए, इसमें क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा, क्या होगा भाई? आपका न्यूक्लियस हमेशा इस शेप में रहेगा। इसका न्यूक्लियस किस शेप में होगा? एस शेप में होगा। किस शेप में होगा? एस। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो 2 से अधिक पिंडों का बना होता है। मतलब 2 से क्या हो सकता है? अधिक जो पिंड का बना होगा उसे हम क्या कहते हैं? अपन बेसोफिल्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अधिक पिंडों का क्या होता है? वो बना होता है। जैसे देखिएगा, 1 पिंड हुआ, 2 पिंड हुआ, फिर 3 पिंड हो सकता है। नहीं आया समझिए? ऐसे हो सकता है, 1 पिंड होगा, 2 पिंड और 3 पिंड हो सकता है। नहीं आया समझ? मतलब 2 से अधिक पिंडों का बनना क्या कहलाता है? आपका बेसोफिल्स कहलाता है। और इसका केंद्रक किस आकार का होगा? तो एस आकार का। इसीलिए मैं पहले बोल दिया हूं, जब भी क्वेश्चन बनता है WBC के इन्हीं 5 से क्वेश्चन बनता है। अगर ब्लड से क्वेश्चन पूछा तो इन्हीं 5 से रहेगा, क्योंकि 5 क्या है? थोड़ा सा घुमावदार है। क्लियर हुआ? तो पहला क्या बताया? बेसोफिल्स। बेसोफिल का केंद्रक कैसा होगा? एस आकार का। इसका केंद्रक कितना होगा? 2 से अधिक पिंडों का बटा होता है। लिखिएगा, लिखिएगा, इनकी कोशिकाएं मास्ट कोशिकाएं द्वारा स्रावित, इनकी कोशिकाओं में मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित, मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित लिखवाया हूं मैं। क्या क्या सिक्रेशन होता है इसमें? सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन पाया जाता है। देखिएगा, मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन पाया जाता है। और जो एलर्जी को नष्ट करता है, किसी चीज से जो एलर्जी होता है ना,
उसको नष्ट करने के लिए लिखेगा हिस्टामिन जिम्मेदार होता है। लिखेगा हिस्टामिन एलर्जी को नष्ट करता है। हिस्टामिन एलर्जी को क्या करता है? नष्ट करता है। लिखेगा या शरीर में 0.2 से लेकर 0.5 से लेकर 2% तक के होता है आपका। 0.5 से लेकर कितना परसेंट होता है? 2% तक होता है। क्लियर हुआ? 0.5 से लेकर कितना होता है? 2% तक है। क्या होता है आपका? बेसोफिल। तो बेसोफिल में क्या याद रखने का है आपका? केंद्रक किस आकार का होगा? एस आकार का, और 2 से अधिक पिंडों का क्या होता है? बना होता है। ठीक, इसकी मास्टर कोशिकाओं से किसका सिक्रेशन होगा? हिपैरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। एलर्जी को क्या करता है? ये नियमन करता है। कौन करता है? तो आपका हिस्टामिन। तीसरा सर, जो 0.5 से 2% है वो बेसोफिल्स है या फिर हिस्टामिन है? अरे बेसोफिल की मात्रा है। बेसोफिल्स। ठीक भाई, 5,900 है, 5,000 से 9,000 है, तो उसी को सब क्या होता है? डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज में। सर, जैसे कमी से कुछ होता है तो ये इसकी कमी से जैसे कि एलर्जी भी होता इसकी कमी नहीं होता, इसकी अधिकता से ही एलर्जी होता। WBC का काम होता है एंटीबॉडी, और हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बुखार आता है तभी एंटीबॉडी बढ़ता रहता है। नहीं आया समझ? जैसे अगर बुखार आया है आपको, तो जब भी चेक कराएंगे क्या होगा? WBC की मात्रा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, अगर कमी हुआ तो समझ जाना खतरे की कम हो उसमें घड़ी पे। किसी कोई सब्जी वब्जी से एलर्जी हो जाता है तो नहीं खाना चाहिए, एलर्जी है ना। उसमें क्या खाया जाता है? तो बहुत सारे एसिड पा मतलब बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिससे बहुत लोगों को क्या है? एलर्जी है। अरे यार वो तो डॉक्टर ही बताएंगे अस्थमा है कि क्या है वो एलर्जी। किसी को पोलन ग्रैंड को है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में 2 चीज की कमी हुआ है। जो अस्थमा की कमी कम हो गया, दामा अस्थमा वाला व्यक्ति कम हो गया, क्योंकि पोलन ग्रैंड से अधिक मात्रा में होता था और डस्ट से होता है। तो दोनों चीज क्या हुआ था? कोरोना काल में कम हो गया था। ठीक है, जैसे हमको चाक से एलर्जी है। ठीक, चाक से हम पढ़ाते हैं, कई बार छीट डालते हैं, कई बार। नहीं है समझ? जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है उसको सिलिकेट से एलर्जी होता है। नहीं है समझ? जो कोल्ड डस्ट में रहता है उसको कोल्ड डस्ट से रहता है। तो सभी लोगों को ऐसे क्या रहता है? एलर्जी रहता है। इन लोगों को चीनी कांदा से एलर्जी रहता है कि नहीं रहता यार? तो वो सबका अलग अलग रहता है, वो बॉडी के ऊपर रहता है। चलिए अगला लिखेंगे भाई आप लोग, न्यूट्रोफिल। अगला क्या लिखेंगे भाई? न्यूट्रोफिल। इसी को न्यूट्रोफिलिया बोल देते हैं, बढ़ जाता है। क्या कहते हैं इसको भाई? न्यूट्रोफिलिया। लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स, इसी को क्या कहते हैं भाई? न्यूट्रोफिलिया। देखिए इसका केंद्रक अनेक पिंडों में बटा होता है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत सारे पिंडों में बना होता है, अनेक पिंडों में बटा होता है। कैसा होता है भाई? अनेक पिंडों में बटा होता है। क्लियर हुआ? इसका केंद्र क्या होगा? अनेक पिंडों में बटा होता है। लेकिन आपस में सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। लिखिएगा या 50 से 80% भाग होता है इसका WBCS में। कितना भाग होगा भाई? 50 से 80% भाग इसी का होता है। लिखिएगा इसका व्यास 12 से 15 माइक्रोन होता है। कितना माइक्रोन होता है? 12 से 15 माइक्रोन। इसको फेगोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। फेगोसाइट्स क्या कहते हैं भाई इसको? फेगोसाइट्स या फेगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में फेगोसाइट्स में सिर्फ 3 ही सेल है जो जिम्मेदार होता है। कौन कौन है? सुन लो। पहला होता है आपका WBCS का, कौन होगा आपका? न्यूट्रोफिल। दूसरा माउथ में रहता है आपका टांसिल। जानते हो टांसिल? टांसिल सुने हो कि देखे हो? अरे गधो आ करते हैं ना,
तो जो अंदर पे जो टाइलोसिस जैसे फूल जाता है ना, यहाँ पास रहता है ये, ठीक, उसको क्या कहते हैं भाई अपन, टॉन्सिल। ठीक, यहाँ पास होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पास होता है टॉन्सिल। किसी भी जानवर के या किसी भी कोई लड़की या लड़का गुस्सा है तो कान के नीचे ऐसे 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 रगड़ दोगे तो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड होता है शांत ग्लैंड बोलते हैं। मतलब उससे एक द्रव का सीक्रेशन, किसी भी लड़की को पकड़ते हैं तो ऐसे ही पकड़ते हैं ना कान के नीचे, या लड़के को भी पकड़ते हैं, बाबू लोग को नहीं पकड़ते हो, या जानवर लोग को जब इंजेक्शन देना रहता है तो कान के नीचे से सहलाते हैं उन लोग का। ठीक, क्योंकि वहां पास कौन होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स होता है। ठीक, और यहाँ पास होता है आपका टॉन्सिल होता है, यहाँ पास क्या होता है आपका टॉन्सिल। ठीक, वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, फेगोसाइट्स की तरह कार्य करता है। जब वो बैक्टीरिया वायरस से लड़ नहीं पाता है तब उसकी साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये हमेशा इन्फेक्शन के कारण बढ़ता है, ठंड के दिनों में ज्यादा होता है। सर्दी खांसी होता है तो जो सूजन होता है वो वही है टॉन्सिल। बोले ना आपको, यही पास होता है, माउथ को क्या कर देता है, गले को ब्लॉक कर देता है, आवाज नहीं निकल पाता। ठीक, इसका ऑपरेशन करने के बावजूद भी वो फिर आप बड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ है तक क्या? यही टॉन्सिल है जो हमारे शरीर में क्या करता है, फेगोसाइट्स का काम करता है। पहला क्या बताया मैं आप लोग को, न्यूट्रोफिल, जो क्या काम करता है, फेगोसाइटोसिस। दूसरा कौन बताया मैं आप लोग को, टॉन्सिल। और तीसरा होता है कुप्फर सेल, जो फेगोसाइट्स का कार्य करता है, कुप्फर सेल। न्यूट्रोफिल हुआ, टॉन्सिल हुआ, कुप्फर सेल, और होता है बहुत सारा होता है, एचसीएल भी होता है, ये भी फेगोसाइट्स का काम करता है। लेकिन अगर बात करें तो 3 ही मेन होता है। ठीक, टॉन्सिल के बाद कुप्फर सेल। जुलाजी वाला कौन है, चलिए बताइएगा, कुप्फर सेल कहाँ पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रीजनरेशन उसंग में होता है, रीजनरेशन उसंग में होता है, बोल दिया ना मैं आपको। गुड, लीवर पे क्या पाया जाता है, कुप्फर सेल। लेकिन रीजनरेशन कुप्फर सेल के अलावा ना होके वो ग्लेंसन कैप्सूल के कारण रीजनरेशन, कुप्फर, CUFFER, CUFFER, कामाकुप मंत्र कु आधा फर, कुप्फर को सिका बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये फेगोसाइट्स है, वो तो HCl भी है, वो फेगोसाइट्स वो अलग बात है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? नहीं समझ? तीनों फेगोसाइट्स है, शरीर में कुछ भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो इसको नष्ट करने का काम इन्हीं तीनों का है। जैसे माउथ में कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है तो उसको मारने का काम कौन करता है, टॉन्सिल करता है। ठीक, आ गया समझ? पहला बताया न्यूट्रोफिल्स बताया, दूसरा टॉन्सिल बताया, तीसरा क्या बताया, कुप्फर सेल बताया। हो गया? हाँ, न्यूट्रोफिल की मात्रा शरीर पे कितना होगा, 50 से 80% बताया। इसका माइक्रोन कितना बताया, 12 से 15 माइक्रोन। अब मैं आपसे पूछा सबसे कम मात्रा में WBCS में क्या पाया जाता, बेसिनोफिल होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रोफिल, और सबसे अधिक मात्रा में होगा वही बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा, नष्ट करेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब लिखेंगे भाई, अब जैसे कमी बोल रहा है, ल्यूकोपेनिया की कमी से क्या क्या संक्रमण होता है, जैसे टाइफाइड होता है, इन्फ्लुएंजा, खसरा, अस्थि मज्जालपात, माइलाइड होता है, लिम्फेटिक होता है। ठीक है यार, चलिए थोड़ा सा लिखिएगा, माइलाइड लिखिएगा, माइलाइड क्या चीज है? उसी में लिखो ना WBC का बीमारी से। हाँ बीमारी लिखिएगा, कमी से ना, हाँ, या बीमारी लिख लीजिए, फिर लिखवा देता हूँ। पहला लिखिएगा माइलॉइड, माइलॉइड में लिखिएगा इस्नोफिलिया, बैसिनोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। इन तीनों की कमी से होता है। कमी से कौन सी बीमारी होता है, माइलॉइड होता है। तीनों की कमी से क्या होता है, माइलॉइड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? दूसरा होता है लिम्फेटिक, लिम्फेटिक में लिखिएगा लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी होना, लिम्फोसाइट की संख्या में क्या होना, कमी होना। और ल्यूकोपेनिया तो समझ गया, पूरे WBC की संख्या में क्या होना, कमी होना।
ल्यूकोपेनिया। तो इसे क्या होता है, टाइफाइड होगा, ठीक, खसरा होता है, अस्थि मज्जा अल्पता होता है, मतलब बोन मेरो धीरे धीरे क्या होता है, उठने लगता है, कम पड़ता है, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। हाँ, अपने आप इसकी कमी होगा तब लिम्फोसाइट्स की। क्लियर हुआ है तक क्या, कोई डाउट कहीं पास, बन जाएगा इससे पक्का। चलिए अब लिखिए आप लोग, अब ये बहुलता, बहुलता मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स की अधिक मात्रा में क्या क्या होता है उसको लिखिएगा। ये तो होता है सब कमी, टाइफाइड कमी से होता है। और आपको बता देता हूँ टाइफाइड की कहानी सुन लो। जैसे टाइफाइड का, ये बच्ची को टाइफाइड है, 7 दिन दवाई खाई है, तो 6 महीना तक के इसके शरीर में वो पॉजिटिव ही बताएगा। आया समझ, वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, वो उसका जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला जो टाइफी होता है, वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, वो बाद में फिर क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। क्लियर हुआ यार, आया समझ, नहीं आया? कभी भी टाइफाइड 6 महीना के बाद ही वो ठीक होता है। 6 महीना तक उसका टैबलेट खाते हैं ना? अरे 7 दिन तक के खाते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, वो 6 महीना तक के, वो 6 महीना के बाद फिर टेस्ट कराना पड़ता है। सर इसीलिए पॉजिटिव आ जाता है। हर महीना पॉजिटिव आएगा, बता रहा हूँ आपको, 6 महीना तक के रहेगा ही। पॉजिटिव आ जाता तो इसीलिए जिसको टाइफाइड है उसके में 100% पॉजिटिव आएगा, 100%। या कोरोना हो, जैसे हमको टाइफाइड है ना, तभी हमको वो अगर कोरोना का टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव दिखाएगा। क्यों दिखाता है, क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या है, कम है, तो वो दिखाएगा ही पॉजिटिव। आया समझ, क्लियर हुआ है तक के? चलिए अब लिखिएगा ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया किसकी कमी से बोलते हैं? WBCS की कमी से। अब लिखिएगा WBCS की अधिकता से। ये क्या होता है, ये सब कमी से बीमारी है। दूसरा लिखेगा ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस लिखिएगा अधिकता से। अब इसकी संख्या, ल्यूकोसाइट की संख्या क्यों, क्योंकि WBC की संख्या कितना होता है, 5000 से बताया था, कितना बताया था, 9000। अब 9000 से संख्या क्या हो जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी, तब क्या होगा हमको, ल्यूकोसाइटोसिस। जैसे बीमारी का नाम लिखिए, पहला निमोनिया, कौन से जीवाणु के कारण होता है निमोनिया, कौन सा होता है, अटरे गधो डिप्लोकोकस निमोनियाई नामक, ठीक, जिन्होंने सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने इसी डिप्लोकोकस निमोनियाई से 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल निकाला था। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला वेरुलेंट और दूसरा आपका नॉन वेरुलेंट। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहा पे, ठीक, जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे बताएंगे उसको, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। क्लियर हुआ। दूसरा लिखिएगा टॉन्सिल शोथ, टॉन्सिल तो मैं बता दिया अभी आप लोग को, क्लियर हुआ। टॉन्सिल लिखिएगा, टॉन्सिल शोथ, मस्तिष्क आवरण शोथ देखिएगा, मस्तिष्क आवरण शोथ मतलब बोलते हैं ना इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ठीक, तो मस्तिष्क आवरण शोथ। हो गया, क्लियर हुआ यार। और लिखिएगा इसका, अब अगला लिखिएगा प्लेटलेट्स। पहला पढ़ा दिया आरबीसी, दूसरा क्या पढ़ा दिया, WBC, तीसरा लिखिएगा प्लेटलेट्स। तीसरा लिखेंगे प्लेटलेट्स, उसी को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स। उसी को क्या कहते हैं भाई, प्लेटलेट्स। तो जितने भी जो मैमल्स हैं, जो बच्चा पैदा करता है, उसके शरीर में प्लेटलेट्स पाया जाता है। जो बच्चा पैदा करेगा उसके शरीर पे, ठीक, जो बच्चा पैदा नहीं करेगा उसके शरीर में नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ, आ गया समझ। तो प्लेटलेट्स हमेशा किस में मिलेगा, स्तनधारियों पे। लिखिएगा ये बाई कॉन्वेक्स होता है, इस शेप में होता है, ये
बाई कॉन्वेक्स। कौन से में होगा भाई? बाई कॉन्वेक्स होगा। इसका व्यास लिखिए 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक होता है। लिखिएगा यह शरीर में 2 से 5 लाख तक के होता है। 2 से कितना लाख तक के होगा? 5 लाख तक के होता है इसकी संख्या। ठीक है, लिखिएगा यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ब्लड क्लॉटिंग करता है। किसका काम करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। लिख लिया। इसका लाइफ साइकिल 2 से 10 दिन का होता है। 2 से कितना दिन का होता है? 10 दिन का। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आरबीसीएस और क्या होता है? डब्ल्यूबीसीएस। टूटता है तब किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए इसका लाइफ साइकिल 2 से 10 दिन का होता है। ये आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस के टूटने से ही प्राप्त होता है। हाँ बोलिए ना। सर उसको क्या बोले? बाई कॉन्वेक्स क्या है?